हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल फन स्कूल में। दोस्तों, आज मैं आपको स्पेन के इतिहास के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने स्पेन के इतिहास के बारे में एक वीडियो बना रखा है और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक यूज़र के रिकमेंडेशन के थ्रू इस वीडियो में मैं एक यूज़र के रिकमेंडेशन इस इस वीडियो में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि एक कमेंट मुझे आया कि स्पेन। ये वीडियो मैं आप सभी के लिए दोबारा पोस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में उतना ज़्यादा से एक्सप्लेन नहीं किया। यहाँ पर मैं आपको इलस्ट्रेट करके समझाऊँगा स्पेन के इतिहास के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए जानते हैं स्पेन के इतिहास के बारे में। तो जैसा कि आप देखते हैं, ये यहाँ पर या मैप में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो मैप है, ये वाला हिस्सा आप ये जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये हिस्सा आपका ज्योग्राफिकल एरिया यानी मैप है उस समय का, जो पुराने समय के स्पेन का। दोस्तों, पेनिनसुला जो कि इस टेरिटरी में मौजूद है, ठीक है, और ये समुद्र के किनारे बसा हुआ है, समुद्र के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पर कई सारे जितने भी इन्वेडर्स हैं और कई सारे सिविलाइजेशन यहाँ पर उभरी थी। तो ये आप जो अपने सामने आपके सामने यहाँ पर मैप नज़र आ रहा है, इस मैप से ये ज्योग्राफिकल कंडीशन वहाँ की पता चल रही है स्पेन की। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करें तो बिल्कुल अफ्रीका के ऊपर और जो यूरोप का एरिया यहाँ पर स्पेन में आपको देखने को मिल रहा है, ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कई सारे संस्कृति हैं, कई सारी सभ्यताएं हैं थी, ठीक है, और करीबन दो कॉन्टिनेंट को ये आपस में जोड़ रहा है। एक तो यूरोप है और दूसरा अफ्रीका। ये दोनों कॉन्टिनेंट आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पर पुराने समय की बात करें, प्री हिस्टोरिक की बात करें तो 600,000 BC, ठीक है, से लेकर 3000 BC का जो स्टेज था वो प्री हिस्टोरिक एज में आता था। उसमें स्टोन एज, ठीक है, जो पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक उस टाइम के लोग थे। फिर उसके बाद मेटल एज आया जिसमें कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन से संबंधित जो लोग इस्तेमाल उस समय के लोग करते थे। फिर उसके बाद यहाँ पर कई सभ्यताओं का इन्वेशन हुआ और वे इस जगह पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, जैसे सेल्टिक सिविलाइजेशन के लोग, फेनोशियन लोग फिर आए, फिर ग्रीक लोग आए, उसके बाद कार्थेगिनियंस आए। उस तरह बहुत सारे सिविलाइजेशन आए जहाँ पर इन्होंने स्पेन पर कब्ज़ा किया था। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पैलियोलिथिक उस समय के लोग जो कि गुफाओं में रहते थे और फल और जानवरों के शिकार के लिए वो गुफाओं से बाहर निकलते थे। और उस समय की स्थिति उन लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक होती थी क्योंकि उन लोगों के पास उतने टूल नहीं हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने टूल की खोज की और फिर उसके बाद ऐसा कि हम अर्ली मैन्स के बारे में पहले भी जान चुके हैं। तो ऐसा यहाँ पे अर्ली मैन के लिए पैलियोलिथिक जैसे यहाँ कंडीशन थी, जो कि लोग केव्स में रहते थे और बाहर निकलते थे फल या फिर अपने भोजन की तलाश में। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर अर्ली मैन्स जो थे वो जानवरों को डराते थे फायर से और अपना भोजन के लिए वो क्या करते थे, आग लगा देते थे, जंगल में आग लगा देते थे, जिससे वो क्या करते थे, फार्मिंग वाली जगह बना पाते थे। इससे क्या होता था, जंगली जानवर जो होते थे भाग जाते थे, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, तो पैलेथिक केव पेंटिंग जो कि केव ऑफ अल्टामिरा में देखने को मिल जाता है। तो ये जो केव के अंदर जो पेंटिंग है अल्टामिरा, ठीक है, ये उस समय की पेंटिंग है जिससे पता चलता है कि उस समय जो लोग थे वो किस तरह के कल्चर वहाँ के थे, कैसे
वो रहते थे, क्या वो कपड़े पहनते थे, किस तरह वो शिकार करते थे, इस पेंटिंग से सब कुछ पता चल जाता है। तो उस समय में जो लोग केव्स में रहते थे, वहाँ पर उस समय के लोग जो ने जिन्होंने पेंटिंग की थी, वो पेंटिंग आज भी देखने को मिल जाती है। कहाँ पर? केव ऑफ अल्टामिरा में। आगे देखते हैं दोस्तों। तो पैलियोलिथिक के बाद आया न्यूलिथिक दोस्तों। न्यूलिथिक जो है वो 5500 बीसी के बाद से स्टार्ट हुआ। इन्होंने क्या किया, खेती शुरू कर दी। फिर उसके बाद इन्होंने जो चार पैर वाले जानवर यानी कि गाय, बैल, बकरी, भैंस यानी कैटल्स को शेपर्ड यानी उनको चराने लगे। फिर उसके बाद इन्होंने कई सारे मिट्टी के बर्तन भी बनाए, इन्होंने मिट्टी के चीज़ें बनाई, ठीक है। मूर्तियाँ वगैरह भी ये बनाते थे, ठीक है। और करीबन 3700 बीसी तक इन्होंने जो था, इनका जो कल्चर था, उस कल्चर को कहते थे मैगलिथिक कल्चर। ये इन्होंने इस्टेब्लिश किया और वो देखने को मिल जाता है, ठीक है। जो अर्ली फॉर्म था आर्किटेक्चर का, उन्होंने क्या कहते हैं, ज़मीन के अंदर भी बिल्डिंग बनाया। बिल्डिंग बनाने की प्रोसेस शुरू हो गई और बड़ी बड़ी बिल्डिंग ये बनाते थे। और उस समय से एडवांस चीज़ें शुरू हो गई थी। तो अब धीरे धीरे आगे हम जो बढ़ते हैं मेटल एज में, तो मेटल एज में क्या हुआ कि ये लोग मेटल वाली चीज़ें भी शुरू कर दी, यानी लोहे का इस्तेमाल वगैरह भी शुरू कर दिए। गोल्ड, आयरन, सिल्वर, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल इन्होंने शुरू कर दिया था। और जैसे कि मेटल एज की शुरुआत जब हुई थी, तो यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर थे, मॉन्यूमेंट थे, बड़े बड़े पत्थर जो मॉन्यूमेंट थे उनको डॉलमेंट्स कहते थे। तो बड़े बड़े पत्थर के जो मॉन्यूमेंट थे उसको ढोने के लिए भी ये मेटल रेस में स्लेज का इस्तेमाल करने लगे थे, ठीक है। तो जिससे कि इन्होंने नई नई टेक्निक शुरू कर दी कि कैसे भारी से भारी सामान को उठाया जाए इजीली, ठीक है। तो इन्होंने धीरे धीरे एडवांसमेंट शुरू कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो इन्वेजन हुआ था स्पेन में, वो हुआ था सेल्ट का। सेल्ट का इन्वेजन यहाँ पर आप रेक्टेंगल ब्लॉक्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सेल्ट ने यहाँ पे इन्वेजन किया था। इसका जब इन्वेजन किया था तो यहाँ पर इसका नाम हो गया सेल्टिबेरोस, ठीक है। यहाँ पर एक पेनिनसुला है जिसका नाम है इबेरियन पेनिनसुला। वहाँ पर सबसे पहली जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उसके 1000 साल पहले इबेरियन पेनिनसुला में ये सेल्टिक लोग आए और पूरे नॉर्थ वाले पार्ट को इन्होंने कब्जा कर दिया था। स्पेन का नॉर्थ वाला पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इबोरिस पेनिनसुला है और उसी के नॉर्थ साइड में ये सेल्टिबोरस नाम दिख रहा है रेक्टेंगल में। उन्होंने ये नॉर्थ वाला पार्ट जो है कब्जा कर लिया था, जैसे कि आप यहाँ मैप देख सकते हैं। तो जब क्राइस्ट के जन्म के 1000 साल पहले फिनोशियन भी आए थे, ग्रीक भी आए थे। इन्होंने ट्रैवलर किया, ट्रेड किया, व्यापार किया, ठीक है। और इन्होंने मेडिटेरियन जो सी है वहाँ पर भी वो गए और फिर धीरे धीरे उन्होंने भी इन्वेट किया और फिर कब्ज़ा कर लिया, जैसे कि सेल्ट ने किया। उसके बाद ग्रीक ने भी इस पर कब्ज़ा कर लिया, फिनिशियन लोगों ने भी इस पर कब्ज़ा कर लिया। किसके बहाने से? ट्रेड एंड ट्रैवलर करके, ठीक है। और इसके जो दूसरे साइड्स हैं मेडिटेरियन सी के जितने भी साइड्स हैं, जैसे नॉर्थ साइड पे सेल्टिक लोग थे, बाकी साइड्स पे इन लोगों ने कब्ज़ा कर रखा था, ठीक है। वो जो इबेरियन पेनिनसुला है वहाँ पे, तो वहाँ पर सेल्ट लोग थे, दूसरे ग्रुप के लोग भी आए जो कि इबेरियन पेनिनसुला पे पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिए थे। अब पेनिनसुला जो है, यहाँ पर जो पेनिनसुला जो ड्राइव होता है, इन्हीं लोगों के नाम पर इस पेनिनसुला का नाम ड्राइव होने लगा, मतलब रखा गया इन लोगों के नाम पर। जो भी सेल्टिक लोग थे या फिर जो दूसरे एथनिक ग्रुप वाले लोग थे, जैसे फेनिशियन ग्रुप के लोग थे, ठीक है, ग्रीक के लोग थे, तो इनके ग्रुप के अकॉर्डिंग वहाँ पर नाम रखना शुरू कर दिया इबेरियन पेनिनसुला है वहाँ पर दोस्तों। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि अब धीरे धीरे अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं आगे। अगर हम आगे की बात करें तो फिर ग्रीक सिविलाइजेशन और सेल्टिक सिविलाइजेशन के बाद आए रोमन्स। अब रोमन्स का भी साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हो गया दोस्तों।
रोम के जो सैनिक हैं वो यहाँ पर आए, उन्होंने भी अपना आधिपत्य जमाया, ठीक है, और उन्होंने भी अपना कब्ज़ा स्थापित कर लिया यहाँ पर। रोमन जो हिस्पेनिया एक जगह है जहाँ पर, जिसका नाम था रोमन हिस्पेनिया, इन्होंने रोम के लोग जब आए यहाँ पे इस एरिया में, तो उन्होंने वहाँ की भाषा, यहाँ के जो कस्टम है, कल्चर है, इकोनॉमी है, वो वहाँ पर अपने थोप दिए। यानी रोम के साम्राज्य के जितनी भी चीज़ें हैं उन्होंने सौंप दिया इस, और जब सौंप दिया तो यानी सारी की सारी चीज़ें जो है रोम के कानून के हिसाब से बदल गई। इसे कहने लगे रोमेनाइजेशन, यानी सब कुछ कानून जो है रोम के अकॉर्डिंग बदल गया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस था, ये एक यूनिफिकेशन था यूरोपियन नेशन का, वहाँ के लोगों के द्वारा बदलाव किया गया, जिससे वो सभी कानून जो पहले थे वो अब बदल गए रोम के कारण। अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर यहाँ पर मैप देख सकते हैं आप रोमन एम्पायर का, कहाँ कहाँ पर रोम यहाँ पर फैली थी। तो आप जैसे कि यहाँ पर ये हिस्सा आप स्पेन वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको अगर देखेंगे आप तो ग्रीन कलर का यहाँ पे डेसियोस है, फिर उसके बाद सेल्टास है, फिर इबेरियोस है। ये सब जो जगह है ये बता रहा है कि किस किस जगह पर रोम का कब्ज़ा हो गया था दोस्तों। अगर हम आगे बात करें तो अब जब रोम का कब्ज़ा हो गया स्पेन पे, तो वो कहलाने लगा रोमन स्पेन। अब रोमन स्पेन वहाँ पर हो गया क्योंकि वहाँ पर रोम का कब्ज़ा पूरी तरह से हो गया था। तो रोम ने उस जगह स्पेन में अपने अपने मॉन्यूमेंट खड़ा किए, यानी अपने जो वहाँ के रोम के लोग जिस तरह के मॉन्यूमेंट बनाया करते थे, जिस तरह के मॉन्यूमेंट वहाँ पर फेमस हुआ करते थे, वो आर्किटेक्चर इन्होंने यहाँ स्पेन में बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि आप यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट देख सकते हैं, इस मॉन्यूमेंट का नाम है मैरिडा थिएटर। मैरिडा थिएटर का निर्माण इन्होंने स्पेन में किया था। अब अल अंदालुस जो कि अब क्या है, रोमन के बाद अब इस्लामिक इन्वेडर्स भी थे, वो भी स्पेन में आए, ठीक है। उन्होंने अपना हिस्सा जो कब्ज़ा किया उसका नाम उन्होंने रखा अल एंडलुस अल एंडलुस। अब जो मुस्लिम इन्वेजन आए, कब आए थे, 8th सेंचुरी में आए थे, 711 AD में आए थे मुस्लिम लोग, ठीक है। और उन्होंने ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के पार्ट को उन्होंने कंट्रोल कर दिया, ठीक है। अब जो स्पेन था वो बन गया अल एंडलुस, यानी स्पेन का जो नाम था वो चेंज हो गया और उसकी जगह पे उसका नाम हो गया एल एंडलस, ठीक है। जो कि ये इस्लामिक इन्वेडर्स जो थे उनके हिसाब से रखा गया था यहाँ पर, जो कि मुस्लिम इन्वेडर्स थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब इन्वेडर्स जब मुस्लिम्स आ गए तो अब जो है कब्ज़ा हो गया मुस्लिम का, इस्लाम का हो गया कब्ज़ा। जैसे कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ला मेका, एल कायरो, ओके, एंड इम्पीरियो, ये तमाम जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा है इस्लाम के अकॉर्डिंग जितने भी चीज़ें, देखिए यहाँ बगदाद वगैरह के बगल में यहाँ पे बिज़ांटिनो देख सकते हैं आप, कोरडोरा देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सब जो नाम यहाँ पे दिए गए थे वो इस्लामिक इन्वेडर्स के द्वारा दिए, क्योंकि अब इस्लाम का कंट्रोल हो गया था इन्वेजन के बाद। यहाँ पर उन्होंने मॉस्क यानी मस्जिद भी बनवाए थे, मतलब स्पेन में मस्जिद भी बना था। इस्लामिक आर्ट बहुत फेमस हुआ। यहाँ की एक फेमस जो मस्जिद है जिसका नाम है कॉर्डोबा मास्क आज भी स्थित है स्पेन में, ठीक है। आप स्पेन के अगर देखेंगे, अगर स्पेन में आप कॉर्डोबा मॉस्क के बारे में अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी अभी भी मास्क है, ठीक है, और वहाँ पे नमाज भी होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस्लाम इन्वेजन के द्वारा, या जब इस्लामी इन्वेजन हुआ था तब वहाँ पर इस तरह ये मास्क बना था और कई सारे इस्लामिक आर्ट वहाँ पे बहुत फेमस हुए थे दोस्तों। अगर हम देखें यहाँ पे इस्लामिक आर्ट में, जैसे उस समय की जो इस्लाम इन्वेडर्स किए थे, तो वहाँ पे जो डायनेस्टी बनी थी उस डायनेस्टी का नाम था नज़ारे डायनेस्टी। और वो नज़ारे डायनेस्टी जो थे वो क्या थे, वहाँ पर कब्ज़ा करते थे और वो राज किया करते थे, ठीक है। और यहाँ पर एक प्लेस है जो बहुत ही पैलेस है, जो कि नज़ारे डायनेस्टी का एक पैलेस है, बहुत बड़ा सा पैलेस। इस पैलेस का नाम है द अलहम्ब्रा
ऑफ ग्रैनेडा, द अल्हम्ब्रा ऑफ ग्रैनेडा। ये जो प्लेस है, ये पैलेस है जहाँ पर नाज़ारी डायनेस्टी के साम्राज्य के लोग रहा करते थे। ठीक है दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ें तो ये क्या हुआ, ये जो कॉन्क्वेस्ट है वो कई सारे लोगों ने इन्वेड किया था और अपना अपना आधिपत्य जमाया था दोस्तों। अब क्या हुआ, कॉन्क्वेस्ट हुआ। हिस्टोरिकल पे जो इबेरियन पेनिनसुला है वो 718 से अगर हम 1492 की बात करें तो वहाँ पर जो जो टाइम था वो पीसफुल चल रहा था। लेकिन क्रिश्चियन, ज्यूज़ और मुस्लिम जो है इस कंट्री को धीरे धीरे कॉन्क्वेस्ट करने लगे। अब जो लैंड है वो क्रिश्चियन किंगडम नॉर्थ के साइड में बनता गया, यानी नॉर्थ के साइड से फिर से क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हो गई। अभी तक तो ये मुस्लिम इन्वेशन थे, लेकिन धीरे धीरे नॉर्थ के साइड से क्या होने शुरू हो गया, क्रिश्चियनिटी शुरू हो गई दोस्तों। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर फिर से इन्वेजन शुरू हो गया क्रिश्चियनिटी का, फिर कॉन्क्वेस्ट हुआ क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में, और फिर से शुरू हुआ क्रिश्चियनिटी का दौर। ठीक है, अब कैथोलिक जो किंग थे, दो किंग्स की बात कर रहे हैं, एक का नाम था इसाबेला और दूसरा का नाम था फर्डिनेंडो। ठीक है, अब इनके डायनेस्टी वहाँ पर क्रिश्चियनिटी जो नॉर्थ साइड में जो क्रिश्चियन उन्होंने कब्जा किया था वहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, अब ये टेरिटरी जो है अब वापस से एक पूरा जो अलग अलग सेल्टिक था, फिर उसके बाद ग्रीक था, रोमन था, ये इस्लामिक इन्वेजन, ये सारे अलग अलग पार्ट थे, वो सब अलग अलग पार्ट सब एक हो गए और फिर जन्म हुआ स्पेन का। ठीक है, अब हम बात करें स्पेन में जब स्पेन का जन्म हुआ तब उस समय मोनार्की का सिस्टम चालू हुआ। ठीक है, और वहाँ का एक शख्स था जिसका नाम था कोलंबस। उसने, वो एक सेलर था, वो एक नाविक था और उसने अमेरिका की खोज की थी, ये तो हम सभी जानते हैं। और जो कोलंबस है वो कहाँ का रहने वाला है, वो स्पेन का ही रहने वाला है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये रोमन का साम्राज्य था, फिर क्रिश्चियनिटी आया, फिर मुस्लिम आए, ये बता रहे हैं यहाँ पर। फिर धीरे धीरे सब खत्म और फिर क्रिश्चियनिटी का साम्राज्य आया और फिर उसके बाद एक पूरा एक नेशन बन गया। वो एक जगह पूरा एक नेशन बना जो अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुका था, वो सब एक हो गया और फिर से एक राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसका नाम है स्पेन। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्पेन थे वहाँ पर कौन सा मोनार्च चल रहा था, मोनार्च का मतलब है जहाँ राजाओं का राज चलता था, तो स्पेनिश हैब्सबर्ग मोनार्च वहाँ पर शुरू हुआ। ठीक है, अब ये वहाँ पर क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के डायनेस्टी वाले आए यहाँ पर स्पेन में और उन्होंने रूल किया। कब तक किया, 16 और 17 सेंचुरी तक इन्होंने कब्जा कर रखा था। जो मोनार्च था वहाँ पर चार्ल्स फर्स्ट और फिलिप सेकंड, उन्होंने जो स्पेन है उन स्पेन की सारी शक्ति उनके पास आ गई। स्पेन की जो दुनिया की सारी शक्ति थी वो स्पेन के हाथों में आ गई, मतलब स्पेन बहुत ज़्यादा अब मजबूत हो चुका था दोस्तों। 16 सेंचुरी जो था वो बहुत ही स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, स्पेन का स्वर्ण युग जो है 16 सेंचुरी को माना जाता है, गोल्डन एज जिसको कहते हैं। उसमें आर्ट, लिटरेचर, ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा दौर चला था उस समय, लिटरेचर का और आर्ट का। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक बुक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम है व्लांजेक्विज लास मिनास। तो ये यहाँ पर ये एक बुक है जो उस समय लिखी गई थी। लिटरेचर की बात करें तो अगर आर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे बोरोक्यू पेंटिंग और उसके बाद डान क्वेक्सोट, इस तरह की पेंटिंग यहाँ पर स्टैब्लिश बनाई गई थी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जो स्पेनिश बार्बन्स थे। बार्बन्स जो हैं ये जो मोनार्च का जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद बार्बन्स लोग आए। बार्बन्स जो है 18 सेंचुरी में आए। उन्होंने अभी कहा, ऐसा माना जाता है कि वो आज के स्पेन में भी वो राज कर रहे हैं। बार्बन्स लोग जो हैं वो अब आज भी वो राज कर रहे हैं वहाँ पर। 19 सेंचुरी की बात करें तो फिर 19 सेंचुरी में नेपोलियन ने यूरोप पर अपना आधिपत्य जमाया, जिससे उन्होंने स्पेन के एरिया के कंट्री को कॉन्कर्ड कर लिया, जीत कर लिया।
और वहाँ पर उन्होंने जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, उन्होंने नेपोलियन लॉ चालू कर दिया, जिसमें कुछ फ़ायदे भी उनके थे लेकिन और कुछ नुकसान भी थे। नुकसान ये थे कि नेपोलियन जो भी कानून बनाता है वो कुछ हितों के लिए, मतलब कुछ चीज़ें जो थी मोनार्की सिस्टम में जो था, मोनार्की सिस्टम जो स्पेन का था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हित में नहीं थी। मोनार्की सिस्टम में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि लोगों के हित में नहीं थी, तो लोग उससे परेशान रहते थे। लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना लॉ चालू किया तो वो खुश हो गए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत उनके फ़ायदे में थी, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ही नुकसान उनके उनके लिए सही बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो बहुत ही शातिर इन्वेडर था। उसने क्या किया कि एक लॉ निकाला कि कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोल सकता, कोई भी कानून वो निकालता था लोगों को उसको फॉलो करना था। तो इसके क्या हुआ कि यो स्पेनियार्ड्स का मतलब होता है, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के लोग इंडियंस कहलाते हैं, उसी तरह स्पेन में जो रहते हैं उनको स्पेनियार्ड्स कहते हैं। तो स्पेनियार्ड्स जो वहाँ के थे, उन्होंने इस चीज़ के मामले में उन्होंने फिर आवाज़ उठाई, कहा कि ये गलत है, ठीक है, आप हमसे ये जुल्म नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए सहिष्णुता का एक आंदोलन किया 1812 में। और फिर जा कर के यहाँ पर देख सकते हैं आप कि फिर से सेकेंड स्पेनिश रिपब्लिक हुआ, यानी कि फिर से 1931 में इन्होंने प्रोक्लेम किया गवर्नमेंट को, ताकि वो डेमोक्रेसी को डेवलप कर सकें। डेमोक्रेसी होगी तो क्या होगा, सभी लोग वोट दे सकेंगे और उनके अकॉर्डिंग नेता चुन सकेगा और जो उनके लिए काम कर सकेगा। 5 साल बाद जो मिलिट्री जो कॉप थी, मिलिट्री जो सेना थी, जो युद्ध के समय सक्रिय थी, वो ख़त्म हो गई। लेकिन जो रिजीम आया, रिजीम जब जब नया नया युद्ध की जब प्रणाली शुरू हुई, नई युद्ध की प्रणाली जब शुरू हुई, तब क्या हुआ कि लोगों के बीच, यदि कि अपने ही देश में आपस में लोगों के बीच सिविल वार शुरू हो गया, ठीक है। अब जब सिविल वार शुरू हुआ, ये देखिए आप देख सकते हैं 1936 से लेकर 1939 तक यहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है स्पेन में। अब जब सिविल वॉर चला तो यहाँ पर एक शख्स था जिसका नाम था फ्रैंको, ठीक है। अब यहाँ पे जो शख्स था जिसका नाम है फ्रैंको, अब ये फ्रैंको ने लाभ उठाया। अब फ्रैंको ने सिविल वार का लाभ उठाया, उसने अपने डिक्टेटरशिप शुरू कर दी। यहाँ पे उसने अपना डिक्टेटरशिप चालू किया और इसने अपना डिक्टेटरशिप 40 सालों तक चालू रखा और इसने अपनी मनमानी की और बहुत लोगों को बंदी बना लिया था। मतलब लोगों को प्रेरित करता था कि उसकी बात माने, अगर वो कोई नहीं मानता था तो उसको वो मार देता था या कुछ भी करता था या बंदी बना लेता था। तो जब फ्रैंको की मृत्यु हो गई 1975 में, तब क्या हुआ, तब डेवलपमेंट शुरू हुआ, तब डेमोक्रेसी शुरू हो गया। फिर उसके बाद आए जुआन कार्लोस वन, जो कि बारबन के थे, वो स्पेन के राजा बने, वापस से राजा बने। और फिर आखिरकार फिर स्पेन में सब कुछ सही हो चलने लगा और डेमोक्रेटिक स्पेन 1978 में क्या बना, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना स्पेन में, स्पेन का कॉन्स्टिट्यूशन बना और स्पेन जो है वो एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका था। क्योंकि अब कोई भी इन्वेडर, क्योंकि सब लोग क्या हो गए थे, जागरूक हो चुके थे। और करीबन 40 सालों बाद आखिरकार फ्रैंको की मृत्यु के बाद अब जो स्पेन है वो डेमोक्रेटिक हो गया था। अब लोगों के पास अधिकार था कि वो अपना वोट दे सकते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी शुरुआत से लेकर अंत तक कैसे स्पेन बना, स्पेन का इतिहास क्या है। तो आपने जाना स्पेन के इतिहास के बारे में। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मैं हूं आपका दोस्त सरफराज अहमद, मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।